हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, तो तीसरा हिस्सा है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन किया गया है, उनके बारे में बात की गई है। जो बेसिकली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में इन जो प्रोविजंस हैं इनको कवर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, बट उनको फिर से रिड्यूस करते हुए 6 फंडामेंटल राइट किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में डिलीट कर दिया गया। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो स्टूडेंट्स जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे रिटन फॉर्म के अंदर बिल ऑफ राइट्स के अंदर में कुछ ऐसी राइट्स लिखी हुई थी किसी भी एक सिटीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हुआ करते थे, उन्होंने जो बिल ऑफ राइट्स के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर होते हुए इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अडॉप्ट किया। आप देखिए कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी आपको जो राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं सिटीजन्स की, बट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की ना होने की वजह से वहाँ बेसिकली आपको कोई भी परमानेंट फॉर्म के अंदर जो कोड है, जो बिल है, वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये सब चीज़ें आपको जो डिटेल वे में देखने के लिए मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हमने कैरी किए उनको हमने जस्टिसिएबल बनाया है। जस्टिसिएबल का मीनिंग ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का कभी भी वायलेशन होता है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो और अपना जो जस्टिस है वो गेन कर सकते हो कि मेरी फंडामेंटल राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो मुझे मेरी फंडामेंटल राइट वापस से चाहिए, मुझे मेरे मूलभूत अधिकार हैं वो वापस से चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स का अगर हम बात करें मेन मोटिव की, तो मेन मोटिव है कि यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप का जो रोल है, गवर्नमेंट का जो डेस्पोटिक रूल है, उसको बेसिकली रोकना इनका काम है कि हर एक पर्सन को यहाँ पे कुछ अधिकार हैं वो दिए जाने चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके आइडिया को प्रमोट करते हों। इस तरीके के ये अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीजन है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, कोई भी सिटीजन है हमारे कंट्री का, तो उसकी लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती हैं और लिमिटेशन इम्पोज करती हैं हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर में। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करती हैं फंडामेंटल राइट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। हमने देखा था कि कैसे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें आप देखिए एक आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास राइट टू बिजनेस का भी पार्ट है, आप बिजनेस भी कंडक्ट कर सकते हो, आर्टिकल 19 के अंदर बात की गई है। एसोसिएशन की बात की गई है, मूवमेंट की बात की गई है, थ्रू आउट द कंट्री आप मूवमेंट कर सकते हो। तो मेटेरियलिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल की बात करें, आप देखिए कि रिलीजियस राइट है, उनके अंदर बेसिकली लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन की बात की गई है, सेक्युलर कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि सभी जो रिलीजन है उनको सेम कॉन्सेप्ट से हमको देखना है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। आर्टिकल 16 के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शंस हुआ करते थे, उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल फॉर्म भी देखने के लिए मिलता है। मोरल एंड स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रमोट करती हैं ये फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंडामेंटल राइट का, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर में। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया कि जब जनता गवर्नमेंट पावर के अंदर आई तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करते हुए, एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में इसको डिलीट करते हुए इसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A के पास और 300A के अंदर में, और यहाँ इसको एक लीगल राइट का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया गया। ये हमारी जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को शो करती हैं हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 के अंदर हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स की आपको अवेलेबिलिटी का पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जो सिटीजन्स हैं
कुछ ऐसी राइट्स हैं जो बेसिकली हमारे सिटीजन्स को ये अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये बेसिकली एक सिटीजन को ही अवेलेबल हैं। अगर हमारे कंट्री का कोई सिटीजन है तो उसे ही अवेलेबल हैं। अब आप देखिए कि राइट नंबर 16 बेसिकली किस चीज़ से बारे में है। आर्टिकल 16 बताता है हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि जब भी आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा तो उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप देखिए कि जनरल कैटेगरी है वो 50% अनरिजर्व यहाँ पे रखा गया है। जो इंदिरा साहनी केस के अंदर बोला गया था कि 50% जो कैपिंग है 50% तक ही रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% के बाद में आपको ओपन कैटेगरी देखने के लिए मिलती है। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें कि EWS आने के बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ है, बट EWS भी ज़रूरी था स्टूडेंट्स। उसका बिहाइंड का रीज़न ये है, EWS के बिहाइंड का, कि कुछ ऐसे हमारे जनरल कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं जो इकोनॉमिकली यहाँ पे पावरफुल नहीं थे, इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं थे, तो उन लोगों को यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उन लोगों को एक बेनिफिट है वो देने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 16 के थ्रू इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। इसका अगर हम बात करें उसका बेसिकली EWS के कुछ ड्रॉबैक भी हैं कि फेक सर्टिफिकेट का क्रिएट करना, फेक जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका एक ड्रॉबैक भी है। उसके आपको अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो बनवाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि UPSC के भी रिसेंटली कुछ जो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट्स में इस तरीके की जो देखा गया है कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है तो बाद में आपका ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट सही हो, आप एलिजिबल हो, तो ही आप उसके लिए अप्लाई करना स्टूडेंट। तो अवेलेबिलिटी की बात की गई है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 इन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो इस इन आर्टिकल्स के अंदर जो राइट्स मेंशन हैं वो ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। बाकी जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, कॉरपोरेशंस को तो सभी राइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात की गई है। कॉरपोरेशंस को भी कुछ राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, सभी राइट्स नहीं अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को क्यों अवेलेबल हैं, इसके बारे में देखिए कि कोई भी फॉरेनर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना जो शेयर है उसकी बात नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर आप देखिए कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन आप बना सकते हो। तो अगर ये राइट किसी फॉरेनर को ग्रांट कर दी जाती हैं तो फॉरेनर यहाँ पे बाहर का जो विदेशी है वो आके बोल सकता है कि मेरे को एसोसिएशन बनाने का यहाँ पे राइट है, तो मैं यहाँ पे एसोसिएशन बनाऊँगा, थ्रू आउट द कंट्री में मूवमेंट करूँगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कुछ राइट्स हैं जो बेसिकली इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, तो ये कुछ राइट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो मैक्सिमम राइट्स हैं जो यहाँ पे सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं, जो राइट्स मेंशन हैं अदर देन दिस आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, क्वालिफाइड हैं। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे आर्टिकल 14 के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन की अगर हम बात करें आर्टिकल 105, इसी आर्टिकल का एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 105। अब आर्टिकल 105 क्या है? आर्टिकल 105 बेसिकली प्रिविलेज हैं और रिसेंटली वो न्यूज़ के अंदर में भी हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा का जो प्रोसीडिंग की वजह से न्यूज़ के अंदर में भी हैं। तो जो प्रिविलेज हैं वो एक्सेप्शन क्यों रखे गए हैं? आप देखिए कि एक्सेप्शन किस तरीके से हैं। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बात बोली जाती है तो उसका लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। ये आपको पता है कि उनको लीगल इम्यूनिटी है वो वहाँ पे मिली है पार्लियामेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसका आप रीज़न ये देखिए कि इक्वलिटी नहीं है, उनके द्वारा अगर वहाँ पे कोई भी बात बोली जाती है तो उनका लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। दूसरा, जो डिप्लोमेट्स पाए जाते हैं, आर्टिकल 194 स्टेट्स के अंदर प्रिविलेज की बात करता है। जो हमारे डिप्लोमेट्स है वियना कन्वेंशन की वजह से उनको भी लीगली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता उस कंट्री के अंदर में, तो वो भी बेसिकली एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। तो हमारी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, क्वालिफाइड हैं।
कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं। अब ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं ये यहाँ पे क्वालिफाइड हैं या सही हैं या गलत हैं, ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज किया गया है तो वो बेसिकली करेक्ट रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट फीचर क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि अवेलेबिलिटी, इनकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, वो बाहर के लोगों के लिए लिमिटेड है। यहाँ हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको सभी राइट्स अवेलेबल हैं, बाहर के लोगों को लिमिटेड कुछ यहाँ पे उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या अगर हम बात करें कि इन फंडामेंटल राइट्स को बाहर के लोगों को हम ग्रांट नहीं कर सकते, फिर वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी अवेलेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है बाहर के लोगों के लिए। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, क्वालिफाइड नेचर की हैं। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इवन आर्टिकल 16 के भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं। आर्टिकल 19 की हमने बात की, जिसके अंदर आर्टिकल 19 का जो 1 क्लोज है उसकी बात की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। उसी के अंदर एक आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम बाहर के लोगों को ये राइट अवेलेबल होगी तो आप देखिए कि वो यहाँ पे जो एसोसिएशन, जो अपनी पार्टी बनाना, ग्रुप बनाना, उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के, तो आप देखें कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे ट्राइबल का कुछ एरिया है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके अंदर बाहर के लोगों का मूवमेंट है वो अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में। थर्ड, अगर हम बात करें अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, कि मोस्ट ऑफ ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्बिट्रेरी एक्शन है स्टेट का, उसके अगेंस्ट में अवेलेबल हैं। फ्यू एक्सेप्शन है जिसके अंदर अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट में भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। व्हेन द राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एक्शन ओनली आर वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बट ओनली द ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी इनके अगेंस्ट में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ बात है कि ये जो आर्बिट्रेरी एक्शन है, उस स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन है, उसके अगेंस्ट में ये अवेलेबल हैं। बेसिकली स्टेट के ऊपर एक जो कंट्रोल है उसको इम्पोज करती हैं फंडामेंटल राइट्स। पॉजिटिव कैरेक्टर की भी हैं, नेगेटिव कैरेक्टर की भी हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, आप देखिए कि पॉजिटिव कैरेक्टर एंड नेगेटिव कैरेक्टर की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं कि कुछ यहाँ पे बेसिकली स्टेट के ऊपर जो लिमिटेशन है वो इम्पोज करती हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करती हैं। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली किसी इंडिविजुअल को जो प्रिविलेज है वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अब ये अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बेसिकली आप देखिए कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना है तो स्टेट की जो एक्टिविटी है उनको ये रेस्ट्रिक्ट करता है। बट अगर हम बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इन सब के अंदर आपको एक के अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैनोटेशन एज वेल एज द नेगेटिव कैनोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्टिसिएबल हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स, आप कोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो। आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 इन द हाई कोर्ट। सैक्रोसेंट नहीं है बट परमानेंट कैरेक्टर की हैं। सैक्रोसेंट किस वजह से नहीं है स्टूडेंट्स? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा बेसिकली इनको कर्टेल किया जा सकता है, रिपील किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इनको चेंज किया जा सकता है। तो इस वजह से इनको कहा जा सकता है कि ये जो सैक्रोसेंट नहीं है, क्या इनको चेंज नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसको डिलीट कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इनको चेंज किया जा सकता है। परमानेंट कैरेक्टर का इस तरह के इस वजह से है कि केशवानंद भारती केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगी। इसके अंदर कुछ लिटिल बिट जो माइनर जो चेंज है वो किए जा सकते हैं कि यहाँ पे इनको रिमूव कर दिया गया कोई एक सेक्शन को, अगर वो समय के साथ उसका यूज यहाँ पे अनयूज हुआ है, यूज यहाँ पे जो वैल्यूबल नहीं रहा है, या और भी कोई काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको अवेलेबल हैं, ये कभी कभी सस्पेंड भी होती हैं। कभी कभी सस्पेंड क्या होती हैं? अगर नेशनल इमरजेंसी की यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है।
फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। आप देखिए कि हमारा जो आर्टिकल 20 एंड 21 है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि जब हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है, वो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अगर यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज की जाती है, तो आर्टिकल 20 एंड 21 हमारे यहाँ पे उसका भी जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपको इमरजेंसी के चैप्टर्स में इसको ज़्यादा डिटेल में रीड करेंगे। आर्टिकल 358 है, 359 है, उनका क्या मोटिव है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 एंड 21 कब यहाँ पे सस्पेंड होंगे। तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो हमारा 352 है ये बेसिकली यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 3 इसके कॉन्सेप्ट हैं, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें कि आर्म्ड रेबेलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अगर हमारे यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज की जाती है कि हमारे कंट्री के अंदर वॉर की सिचुएशन आ चुकी है, तो उस समय में आप देखिए कि जो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 20 है एंड 21 है। आर्टिकल 21 क्या है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस है, और 21 है बेसिकली हमारे यहाँ पे राइट टू लाइफ की बात करता है, डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो इन आर्टिकल्स को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा उस समय में जब वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन की अगर सिचुएशन आती है तो। बट स्टूडेंट्स अगर कोई दूसरे रीजन से हमारे यहाँ पे इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की जाती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, आपको पता ही होगा। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हुआ, सेंटर के द्वारा जो यहाँ पे रूल्स हैं उनके लिए कंपाइल नहीं कर पाई अगर स्टेट की गवर्नमेंट, तो यहाँ पे थर्ड फाइनेंस इमरजेंसी है। तो उनके समय में बेसिकली आर्टिकल्स का कोई भी आर्टिकल यहाँ पे सस्पेंड नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के समय में जो स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन जो स्टेट के अंदर लगता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस के बाद में पंजाब पहला स्टेट हुआ करता था जिसके अंदर जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, वो इम्पोज किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फाइनेंस इमरजेंसी के समय में भी इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। ओनली वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन की अगर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है, जिसके अंदर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन की जो मेन सिचुएशन है उसके समय में आपको आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है उसका जो सस्पेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। इनका स्कोप है उसको लिमिटेड किया गया है हमारे आर्टिकल 31A के थ्रू में, 31B एंड 31C के थ्रू में। 31B तो बेसिकली आपको पता होगा कि ऐसे कोई आइटम्स, ऐसे कोई जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिया गया है, और बेसिकली वहाँ पे जो 9 शेड्यूल के अंदर बिफोर द केशवानंद भारती केस जिनको रखा गया है तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उसके बारे में है। तो ये इनके स्कोप को लिमिट करता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 31A की और 31 जो C है उनके बारे में, तो ये बेसिकली इनको आर्टिकल 14 एंड अगर हम बात करें जो 19 है उनसे सुपीरियर रखा गया है, उनका वायलेशन नहीं माना जाता है यहाँ पे। तो इनका स्कोप है वो आर्टिकल 31 के थ्रू जो स्कोप है फंडामेंटल राइट्स का वो यहाँ पे लिमिटेड किया गया है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है आर्टिकल 31 के थ्रू। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए आर्टिकल 31A के बारे में, आर्टिकल 31C के बारे में। बी बेसिकली उन लिस्ट के बारे में है जो शेड्यूल 9 के अंदर रख दी गई हैं, उनके इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर रीड करेंगे। वो जो एक्ट्स हैं, जो रेगुलेशन हैं जो 9 शेड्यूल के अंदर रख दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके बारे में भी बताता है ये हमारी फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 के अंदर ये मार्शल लॉ की बात करती हैं। आर्टिकल 33 एंड 34 के अंदर बेसिकली मिलिट्री रूल की बात करती हैं। 34 के अंदर में 33 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, इनके जो मेंबर्स हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनके बारे में बात करती है। इनकी यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री मेंटेन रहे, इसके लिए आर्टिकल जो 35 है उसमें बात की गई है। आर्टिकल 35 के अंदर बताया गया है कि जो कानून बनाने का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के सब्जेक्ट पे वो हमारे पार्लियामेंट को ही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर क्यों नहीं दी गई? आप देखिए कि हमारे कंट्री को अलग अलग जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनमें डिवाइड किया गया है जिनको हम स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि उन स्टेट्स के अंदर अगर ये पावर दे दी जाएगी तो आपको फंडामेंटल राइट्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी, उसका जो कैरेक्टर है वो आपको चेंजिंग कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सब्जेक्ट है प्रिजन का, जेल का जो सब्जेक्ट है, अभी जेल का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है।
तो आपको हर एक स्टेट के अंदर जो जेल का जो कानून है वो आपको डिफरेंट तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके का यूनिफॉर्म, इस तरीके का जो चेंजिंग नेचर है हर स्टेट के अकॉर्डिंग ना हो, इस वजह से यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 35 है उसके थ्रू में यहाँ पे ओनली पार्लियामेंट को ही पावर है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या चेंज करना है, क्या कानून बनाने हैं। जो कम्प्लीटली पावर दी गई है वो यहाँ पे पार्लियामेंट को दी गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर में बेसिकली जो कानून है वो बनाना होता है। तो ये जो कानून बनाने की सच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, सो डेट द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री इज मेंटेन, कि थ्रू आउट द कंट्री जो यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे बनी रहेगी, उसके बारे में आर्टिकल 35 में बात की गई है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। फर्स्ट बात है अवेलेबिलिटी की, कि फंडामेंटल राइट्स सारी सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स बाहर के लोगों को अवेलेबल नहीं हैं, सभी की सभी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कुछ राइट्स ऐसी हैं जो बाहर के फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं और कॉरपोरेशंस को भी। नेक्स्ट एब्सोल्यूट हैं, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं और क्वालिफाइड नेचर की हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन वैलिड है या नहीं है ये कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आर्बिट्रेरी एक्शन है स्टेट का, उसके अगेंस्ट में ये अवेलेबल होती हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैनोटेशन के रूप में हमको देखने के लिए मिलती हैं। पॉजिटिव बेसिकली किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को लिबर्टी या जो अगर हम बात करें जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती हैं। नेगेटिव बेसिकली यहाँ पे स्टेट के ऊपर जो लिमिटेशन है वो इम्पोज करती हैं। जस्टिसिएबल हैं, आप अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के थ्रू में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वायलेशन के समय में। सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट कैरेक्टर के हैं। सैक्रोसेंट इस वजह से नहीं है कि इनके अंदर अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सस्पेंड कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के समय, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के समय, अगर यहाँ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के समय अगर यहाँ पे इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी भी 3 तरीके से डिक्लेयर की जाती है। तो अगर उस तरीके से यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के समय ही, आर्म्ड रिबेलियन के समय यहाँ पे नहीं किया गया है, तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 20 एंड 21 को भी बेसिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। इनका जो स्कोप है वो लिमिट करता है आर्टिकल 31 का ए एंड 31C, बेसिकली इसके स्कोप को लिमिट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को, क्योंकि उनके द्वारा उनको बेसिकली आर्टिकल 14 एंड 19 से अबाउ माना गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए हैं उनके अंदर में मार्शल लॉ के बारे में बताती हैं आर्टिकल 34 में, क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके बारे में आर्टिकल 33 में बात की गई है। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ जो लॉ है वो देखने के लिए मिले, इसके लिए पार्लियामेंट को यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो दिया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। आने वाले चैप्टर में हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम डील करेंगे कि आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट की जो डेफिनेशन है वो कौन कौन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट के पार्ट हैं, उन सब के बारे में आने वाले हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।